जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार आप जानते हैं कि मैंने एक क्रैश कोर्स चलाया था हिस्ट्री पे। ये इसके हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। 2 क्लासेस में हमने देखा था कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को शुरू किया। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कांग्रेस की स्थापना से पहले इन्वॉल्व थी, फिर कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किस मुद्दों पे हुई, क्या सारे फैक्टर्स रहे थे, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था कि स्टार्टिंग के जो 20 साल थे 1885 से लेके 1905 तक का जो 20 साल का टाइम पीरियड था उसमें कांग्रेस की जो फिलोसफी थी, तो जो आइडियोलॉजी थी वो किस टाइप से रही थी। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी है तो आप जाइए पहले वाली 2 वीडियोस प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक है। आज दिस इज पार्ट 3 ऑफ आर क्लास। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। एंड आपको अगर मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां भी मैं लर्न विद सुमित के नाम से ही मिलूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो स्टार्टिंग के 20 साल रहे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे कि ब्रिटिशर चाहते थे। मतलब वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की जो मैं बात कर रहा था कि भाई बीच में एक मिडल मैन की तरह आ जाए, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह आ जाए। वो सेफ्टी वॉल्व कांग्रेस के रूप में निखर के आया। भाई जितने भी लोग थे जिनको कोई भी शिकायतें थी वो उनकी सारी शिकायतें कांग्रेस से रहती थी। कांग्रेस आगे ब्रिटिशर को बोलती थी कुछ और ब्रिटिशर काम करते नहीं थे। लेकिन लोगों को ब्रिटिशर से शिकायत नहीं थी, एज सच कांग्रेस से शिकायत थी। ठीक है। वही शिकायत वही शिकायत अपने चरम पे पहुंची जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। बंगाल का पार्टीशन एज सच कोई भी चाहता नहीं था, खुद कांग्रेस भी नहीं। देखो इस बात में कोई दोहराई नहीं थी कि बंगाल जो है बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, उस टाइम का बंगाल मतलब आज के टाइम का वेस्ट बंगाल, आज के टाइम का बांग्लादेश, आज के टाइम का पूरा नॉर्थ ईस्ट, आज के टाइम का बिहार एंड उड़ीसा का काफी पोर्शन, ये मिला के बंगाल बनता था। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका पार्टीशन कोई इंडियन चाहता हो। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी थी जो ब्रिटिशर ने खेली थी। एंड स्ट्रेटेजी क्या थी कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मतलब क्या था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम्स को ये फील हुआ जैसे कि हमें तो अलग थलग तरीके से फेंक दिया गया है। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया तो मुस्लिम को बहुत ही बुरा लगा एंड उनको लगा जैसे हमें अलग थलग से फेंक दिया गया है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, हम माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। इसी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। वो मैं दिखाऊंगा, वो भी अभी करवाऊंगा, आज ही करानी, वो भी मुस्लिम लीग की स्थापना भी आज ही होनी। राइट है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये हो रहा था। तो जब ऐसी विचारधारा बन रही थी, जब लोगों को ये समझ में आ रहा था कि जो भाई कांग्रेस का जो तरीका है, जो मॉडरेट फिलोसफी अभी तक चल रही है, वो शायद कहीं ना कहीं काम काम में नहीं है। मतलब वरना क्यों हो गया बंगाल पार्टीशन? भाई हम तो नहीं चाहते थे, अंग्रेजों की चाहत थी, वो करवा करवा दिया उन्होंने। वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कराना चाहते थे, उन्होंने करवा दिया। तो अल्टीमेटली इस आइडियोलॉजी के खिलाफ जो कि कांग्रेस की चलती आ रही थी, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ आवाजें उठने लगी। एंड उन जो लोग आवाज उठा रहे थे, हमने उनका नाम बोला है, दे आर एक्सट्रीमिस्ट या फिर गरम दल के नेता। आने वाला कुछ टाइम इन्हीं का है, गरम दल के नेता। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुई, क्योंकि आप जानते हैं जो भी ऐसे जो रिएक्शनरी जो होते हैं ना, मतलब जो एकदम से चेंजेस लाना चाहते हैं, मार काट, एग्जैक्टली मैं मार काट तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं स्पेसिफिकली यूथ को। ठीक है। तो भाई ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रही इनकी आइडियोलॉजी। इनको लग रहा था जो एक्सट्रीम, जो मतलब मॉडरेट फिलोसफी है, जो नरम दल के नेता है, वो किसी काम के नहीं है, उनकी थ्योरी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सारी फीलिंग आ रही थी इन लोगों को। इसको इसको स्टार्ट करने वाले थे बंदे अरविंदो घोष।
अरबिंदो घोष ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे बांग्ला दर्शन में। बांग्ला दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की एक जर्नल थी, उसमें इन्होंने लिखे। वहां पे इन्होंने, अगर आपने आज देखा हो कि आप जो भारत का मैप होता है, भारत के मैप को मतलब भारत माता जैसे जो पोर्ट्रे करा जाता है, भारत माता, ये सब पोर्ट्रे ने यहां से होना स्टार्ट हुआ, अरबिंदो घोष ने करा। वो नेशनलिज्म वाली भावनाएं ना अरबिंदो घोष जगा पाए। लोगों में जब नेशनलिज्म की भावना जगने लगी तो लोगों को ये एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। अरबिंदो घोष इसके मतलब इस आइडियोलॉजी के संस्थापक रहे। उसके बाद और भी बंदे रहे, जैसे राजनारायण घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, ये सब लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर जो बहुत ही फेमस हैं, लाल बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल बहुत ही फेमस है कांग्रेस के अंदर। ये अब आगे निकल के आए कि हमें एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी पे चलना चाहिए, इस मॉडरेट फिलोसफी पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। अब हुआ क्या, चलो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, एक लाइन इनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक को द लोकमान्य भी बोला जाता है। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। द लोकमान्य का टाइटल भी बाल गंगाधर तिलक को मिला। अभी शायद अगले पार्ट में मैं कराऊंगा होम रूल मूवमेंट, उसमें बताऊंगा कि कैसे इनको लोकमान्य का टाइटल दिया गया, कौन उस मूवमेंट पे बेसिकली दिया गया था। राइट है, इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है जी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। एंड इन्होंने किताब लिखी अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अब वहीं पर आते बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने दो जर्नल लिखी हैं, दैट इज न्यू इंडिया एंड बंगाली ओपिनियन। ये न्यू इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया एनी बिसेंट ने भी लिखी है। एनी बिसेंट की भी एंट्री कराएंगे जल्दी। राइट है, तो थोड़ी सी बातें इनके बारे में हो गई। अब मैं वापस उस माहौल पर आता हूं जो माहौल क्रिएट हुआ था। अब क्या था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये चाहते थे कि भाई देखो, क्योंकि बंगाल पार्टीशन हुआ है, किसी की चाहत तो नहीं है, हुआ है, तो इसके खिलाफ कुछ ना मूवमेंट लॉन्च होना चाहिए, कुछ एक मूवमेंट निकाली जाए इस पूरे डिसीजन के खिलाफ, बंगाल पार्टीशन के खिलाफ। तो बहुत ज्यादा कहा सुनी होने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि कांग्रेस इसको अपोज करेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी बिकॉज जो कांग्रेस के मॉडरेट दल के नेता थे वो ऐसा चाहते नहीं थे कुछ भी ऐसा काम करे जिससे जो है अंग्रेज नाराज हो जाए। समझ पा रहे हो, जिससे अंग्रेज नाराज हो जाए। बट फाइनली एक मूवमेंट लॉन्च कर पाए जिस मूवमेंट का नाम है वंदे मातरम मूवमेंट, या फिर इसी को हमने स्वदेशी मूवमेंट भी बोला है। 1905 से 1909 तक ये मूवमेंट चली। किसने चलाई? कांग्रेस ने चलाई। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? मॉडरेट भी इन्वॉल्व थे एंड एक्सट्रीमिस्ट भी इन्वॉल्व थे। अब जब ये मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो पाई बंगाल में, बिकॉज सबसे पहले तो बंगाल में लॉन्च होनी थी ना, बिकॉज बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो सक्सेसफुली जब ये मूवमेंट लॉन्च हुई बंगाल में, तो अब जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता थे वो चाहते थे कि इसको पूरे भारतवर्ष में फैलाया जाए। ये डिजर्व करती है मूवमेंट पूरे भारत में फैलना। ठीक है, लेकिन वो चीज ये मॉडरेट दल यानी नरम दल के नेता नहीं चाहते थे। उनको लगता नहीं अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, इस टाइप की थिंकिंग उनकी थी। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना लाजमी था, तो कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हुए। अब ये मूवमेंट पूरे देशव्यापी फैलेगी या नहीं फैलेगी, इस चीज पे डिसाइड कौन करेगा? काफी हद तक इसका डिसीजन रहेगा जो उस टाइम पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा। तो बात सारी आ गई कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बने। तो एक्सट्रीमिस्ट को पता था कि अब ये अगर हमें देशव्यापी आंदोलन करना है तो हमें प्रेसिडेंट हमारा बंदा होना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए। वहीं पे ये लोग नहीं चाहते थे, ऐसा मॉडरेट नहीं चाहते थे। उससे पहले कुछ बातें बंगाल पार्टीशन की, 1905 में जाके बंगाल का पार्टीशन हुआ। रीजन दिया था कि ये इतने बड़े उसको संभालना हमारे बस की नहीं है, इतने बड़े प्रोविंस को, इसलिए हम तोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। ठीक है, तो जब मूवमेंट लॉन्च हुई थी तो इस मूवमेंट में स्वदेशी एंड स्वराज पहली बार वर्ड यूज करे गए। फर्स्ट टाइम स्वदेशी एंड स्वराज वर्ड यूज करे गए। स्वदेशी मूवमेंट, मैंने स्वदेशी अपनाव दिया है महात्मा गांधी ने, वो बाद में आएगा वो,
स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, इस हम वंदे मातरम मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को, ये जो 1905 से 1909 में हुई है, इसको बोलते हैं। इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना करी अंडर स्वदेशी, अंडर स्वदेशी। अच्छा, ये जो स्वराज है, ये स्वराज और बाद में जो स्वराज हमने मांगा है 1929 में, इन स्वराज की डेफिनेशन अब एकदम ही अलग थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड स्वराज रहा है, बट जो हम मांग रहे थे वो अलग रहा है। 1929 में जो हमने स्वराज लिया है, दैट इज पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 से पहले हमने कभी भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोला ही नहीं है। 1929 में पहली बार अंग्रेजों को बोला गया है। तो इस स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने और भी काम करे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। उन्होंने राखी बंधन फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज भी करा। तो मैंने एक माहौल आपको बताया किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट अब काम कर रहे थे। भाई मॉडरेट आए, मॉडरेट ने किस तरीके से काम करा, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए। अब इनमें ना कॉन्फ्लिक्ट्स होना बिल्कुल ही लाजमी था, और ये कॉन्फ्लिक्ट दिखेंगे अभी हमारे आने वाले सेशन में, जो कि होगा क्या, सूरत सेशन। फिर उसके बाद इनकी वापसी होगी लखनऊ पैक्ट के थ्रू, राइट। तो मतलब अभी मैंने एक माहौल बनाया है किस तरीके से मॉडरेट फिलोसफी काम कर रही है और किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी काम कर रही है। अब धीरे 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 इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए फाइनली एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी इतनी चरम पे पहुंच जाएगी कि मतलब थोड़ी बहुत मार कटाई भी होगी, एंड धीरे 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 कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक माहौल मैंने बनाने की कोशिश करी कि हाँ जी देखो, अब ये इस टाइप की सोच भी अब सोसाइटी में फैलने लगी है। अब सिर्फ वही नहीं रह गए, पढ़े लिखे लोग उन्हीं तक नहीं इन्वॉल्वमेंट रह गई है। जब नेशनलिज्म की भावना जगाई अरविंदो घोष ने, तब बात कुछ अलग ही लेवल पे फैली। तब आम लोग भी थोड़ा सा रिलेट करने लगे, एक आम यूथ भी जुड़ने लगा। मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो आप इस पॉइंट को? ठीक है, तो आगे क्या हुआ ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द पीडीएफ ऑफ माय क्लासेस सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित। यहाँ पे काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए एंड फायदा उठाइए। ठीक है, अगर आप एनडीए एयरफोर्स सेक्शन वाई की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे मैं इस कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, मेरे बहुत सारे डिटेल्ड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फायदा ले रहे हैं, आप भी ले लो यार, आप भी ले लो। टेलीग्राम चैनल पे मैं सिर्फ यहाँ की पीडीएफ नहीं, रेगुलर क्विजेस भी कंडक्ट करता हूँ, मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनका फायदा उठाइए, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जहां पे मेरी डिटेल्ड क्लासेस आपको मिलेगी, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सुमित कुमार 9। इस कोड को यूज करते हैं आपको जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान है सब पे 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है यार, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।